योगी आदित्यनाथ ने कुछ दूसरे शब्दों में कही थी कि भाई ये हो रहा है, और उन्होंने इस बात पे सख्त आपत्ति जताई थी कि भाई हमारी पार्टी इसका समर्थन क्यों कर रही है। ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि कांग्रेस का पाप अपने सर पे क्यों ले रही है हमारी पार्टी। मौलाना असरारुल हक कासमी किशनगंज से कांग्रेस के एमपी थे, वो बहुत इसके खिलाफ बोले। और दूसरी आवाज़ थी योगी आदित्यनाथ, उस वक्त वो एमपी थे गोरखपुर सीट से। ये बिल पार्लियामेंट में आया तो सन्नाटा था, सारे पुरुष सांसदों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो अगली बार हम अपनी सीट से चुनाव लड़ भी पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक पर वो हिंदी फिल्म का पुराना एक गाना है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, न वो समझ सके ना हम। तो 96 से ये शुरू हुआ और अब जाके करीब करीब 27 साल बाद लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। तो 27 साल का वक्त इसमें क्यों लगा, इसे अगर हम गौर से समझें, पूरे सफ़र को इसको देखें, तो जो समाज में पुरुषवादी सोच हावी है वो इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा सीट या विधानसभा सीट को अपनी बपौती समझने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार है। वो मानसिकता जो है कि साहब मैं यहाँ से 2 बार एमपी रहा हूँ, 3 बार रहा हूँ, अगली बार महिला के लिए आरक्षण हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। अरे भाई, तुम्हारी बपौती तो है नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जब तुम नहीं थे दुनिया में तब भी यहाँ कोई एमपी था, तुम नहीं रहोगे तब भी कोई एमपी रहेगा। जनता अपने वक्त में लोगों को चुनती है। तो ये पुरुषों की जो मानसिकता है कि साहब महिलाएं इस लायक नहीं है कि साहब उन्हें राजनीति में आगे डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी निभानी चाहिए, वो सोच। और ख़ास कर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि जो मजहबी लोग हैं, मतलब मज़हब से अपने आप को गवर्न मानते हैं कि साहब हम तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ये हैं, वो महिला विरोधी हैं मूलतः। ऐसा क्या हुआ है? मैं आपको बताता हूँ कि जब 9 मार्च 2010 को, जिस दिन राज्यसभा में ये बिल पेश होने जा रहा था और उस दिन तय था कि ये पास होकर रहेगा, और बीजेपी ने उसी तरह अनकंडीशनल सपोर्ट किया था जैसे आज कांग्रेस ने किया है, तो 2 मुख्तलिफ आवाज़ें उभरी इसके ख़िलाफ़, बहुत ज़ोरदार आवाज़ें उभरी। एक आवाज़ थी मौलाना असरारुल हक कासमी। मौलाना असरारुल हक कासमी किशनगंज से कांग्रेस के एमपी थे, वो बहुत इसके ख़िलाफ़ बोले। और दूसरी आवाज़ थी योगी आदित्यनाथ, उस वक्त वो एमपी थे गोरखपुर सीट से, और दोनों के सुर एक जैसे थे, दोनों धार्मिक, वो मौलाना और ये मटके, और दोनों का एक ही कहना था। जो बात उन्होंने शब्दों में नहीं की लेकिन उनके एटीट्यूड से लग रही थी कि महिलाओं का यहाँ क्या काम है और क्यों हम इसे ला रहे हैं। इन बात को उन्होंने अलग अलग शब्दों के आवरण में छुपा के अपनी इस मानसिकता को जाहिर किया था। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि जब पहली बार आया बिल 1996 में, शरद यादव उस वक्त जनता दल के अध्यक्ष हुआ करते थे और देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। जब ये बिल पेश किया गया तो पहली आवाज़ उठी इस बिल के ख़िलाफ़ शरद यादव के रूप में। नहीं, जिनकी पार्टी का प्रधानमंत्री ये बिल पेश कर रहा है वो पार्टी का अध्यक्ष उसका विरोध कर रहा है। और नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने बड़ा एक शब्द इस्तेमाल किया था कि वो परकटी महिलाएं आ जाएंगी तो हमारी औरतें कैसे इसके अंदर नुमाइंदगी करेंगी। और उसके बाद जब 98 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पेश किया ये बिल तो उमा भारती, जो उन्हीं की पार्टी की सांसद थी, उन्होंने इसकी मुखालफत की, वो वॉकआउट कर गई। उनका कहना यह था कि साहब इसमें ओबीसी महिलाओं को शामिल किया जाए। आज जो मांग हो रही है, आज जो मांग हो रही है, और ये मांग शुरू से रही है। मुझे याद है जब ये बिल अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में किया था तो सेलेक्ट कमेटी को गया था, नीतीश कुमार उस कमेटी के अध्यक्ष थे, और उस कमेटी ने इस पर विचार करके ये बात कही थी कि भाई इसमें ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तर्क ये है कि जब हमने नगर पालिका में और नगर पंचायतों में और ज़िला पंचायतों में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए। जो रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं देना चाहते उनका कहना यह है कि भाई पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में ओबीसी का रिजर्वेशन है ही नहीं। यह ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि साहब ओबीसी की जो आबादी है देश में, उनके प्रतिनिधित्व, जितना उनका प्रतिनिधित्व बनता है लगभग उसी रेशो में ओबीसी सांसद चुनकर आ जाते हैं। तो उनका कहना यह है, बीजेपी का कहना भी ये था, उस वक्त जनता दल था या कांग्रेस थी, कि भाई जब ओबीसी सांसद जीतकर आते हैं उतनी तादाद में, जिनकी उतनी आबादी है, तो जहाँ लगता है भाई यहाँ ओबीसी जीतेगा वहाँ मर्द की जगह औरत को दे दिया जाए टिकट। कांग्रेस के बिल में था नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन चूँकि लोकसभा में नहीं है
और विधानसभाओं में नहीं है। तो मूलतः मतलब अगर बेसिक हम बात करें तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है तो जो एक फ्रेमवर्क पहले से बना हुआ उसी में तो अमेंड करेंगे आप। तो उसका एक फार्मूला ये है कि जो जनरल सीट हैं वहाँ आप जनरल की महिलाओं को रिजर्वेशन हो जाएगा, उसमें से 1/3 सीट होगा। और जो सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए उनमें से 1/3 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट की हो जाएंगी, महिलाओं की हो जाएंगी। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं उनमें 1/3 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हो जाएंगी। और वो रोटेशन हो जाएगा 5 साल बाद या 15 साल बाद, 10 साल के बाद। और उसी में से जहाँ जिसको लगता है भाई जो जनरल सीट से ओबीसी जीत कर आते हैं, तो अगर किसी को लगता है भाई ये ओबीसी सीट है तो ओबीसी महिला खड़ी हो जाएगी वहाँ से, उसमें क्या दिक्कत है। क्या बात और मैं बताऊँ कि अभी जो असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें साहब मुसलमानों का रिजर्वेशन है, ये एक बेतुकी सी मांग है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के नाम पे रिजर्वेशन की इजाज़त नहीं देता है और ना धर्म के नाम पे कहीं रिजर्वेशन है। तो अब एक नई मांग लाना सिर्फ अपने आप को बात करना या इसका पूरी सारी पार्टियां इसका समर्थन कर रही है, आप इससे अपने आप को अलग रखो, एब्सटेन करो या उसकी मुखालफत करो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो रिजर्वेशन पहले से चला आ रहा है, एससी रिजर्वेशन और एसटी रिजर्वेशन, उसी में इसको रखना चाहिए। आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन में जब बदलाव हो, जैसे कि एक बात बहुत दिन से हो रही है कि भाई ओबीसी की जातिगत जनगणना हो, पता चले भाई ओबीसी कितने इस देश में है और ओबीसी को भी एससी और एसटी की तरह उसकी आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन मिले। तो ये एक डिमांड है, बहुत पुरानी डिमांड है और इस पर हर प्रदेश के जो ओबीसी जातियाँ उनकी सहमति बनती जा रही है। तो अगर आगे चल के फ्यूचर में कोई डिसीज़न होगा कि भाई ओबीसी को उसकी आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन मिले तो वो महिला आरक्षण लागू होगा तो उनको भी मिल जाएगा वहाँ पर। देखिए 2004 से 2009 तक की सरकार चली यूपीए की पहली गवर्नमेंट, तो उसमें इनके पास बहुमत नहीं था, गठबंधन सरकार थी और उसमें इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे। और न्यूक्लियर डील पर वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस लिया तो समाजवादी पार्टी ने उसकी भरपाई की। वो उसमें तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोशिश ये थी कांग्रेस की कि इस पर सर्वसम्मति बने। और कुछ बात ऐसी होती है कि जब समाज के किसी तबके को आप बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं या निचले तबके को ऊपर लाना चाहते हैं तो उस तरह के फैसले अगर सर्वसम्मति से हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई सबकी सहमति है, उस पर वोटिंग ना हो, उस पर रस्साकशी ना दिखे। जैसे प्रेसिडेंट चुनने का मसला था, भाई देश की पहली आदिवासी महिला चुनी जा रही है तो सर्वसम्मति से हो जाए तो बढ़िया है, या दलित प्रधानमंत्री चुना गया है तो सर्वमत, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वही कोशिश कांग्रेस की भी थी और प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब पेश किया बिल पेश होने से पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई महिलाओं को सम्मान देने की बात है, उनको ताकत देने की बात है, तो ये फैसला, ये बिल सर्वसम्मति से 22 वोट से पास हो जाए तो अच्छा है। तो 2010 में भी कांग्रेस की कोशिश ये थी, लेकिन उस वक्त चूँकि सरकार के पास प्रचंड बहुमत नहीं था, बहुमत तो था, साधारण बहुमत था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो इसे संसद के दोनों सदनों में 3/4 बहुमत चाहिए होता है, तो वो बहुमत उसके पास नहीं था। तो उन्होंने कोशिश की और उस दिन मुझे याद है जब बैठक हुई तो पहली बैठक 10 जनपद पे हुई थी, जो कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी थी, प्रणब मुखर्जी थे, अहमद पटेल थे और सीनियर लीडर चिदम्बरम वगैरह थे, सुशील कुमार शिंदे वगैरह थे। तो उस दिन भी ये सरकार की तरफ से था कि साहब इसे लाएंगे तो हमारे सहयोगी नाराज़ हो जाएंगे, दिक्कत होगी, बिल गिर सकता है, हम राज्यसभा में पास करा भी लेंगे तो लोकसभा में क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो उस दिन मुझे याद है कि सोनिया गांधी ने बहुत सख्त स्टैंड लिया और ज़ोर देकर कहा कि मुझे आज शाम तक ये बिल पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में पास चाहिए, और ये कहकर वो गुस्से से उठकर चली गई थी अंदर। तभी उसके साथ सब देखते रह गए, उन्हें कराना पड़ा। जब ये बिल पार्लियामेंट में आया तो सन्नाटा था, सारे पुरुष सांसदों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो अगली बार हम अपनी सीट से चुनाव लड़ भी पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं कि जिनके परिवार में वो अकेले राजनीति में एक्टिव हैं। ये नगर पालिका और ज़िला पंचायत के चुनाव तो है नहीं कि भाई आदमी खुद नहीं लड़ रहा तो अपनी बीवी को लड़ा लिया और प्रॉक्सी तरीके से राजनीति कर रहा है। ये लोकसभा है तो बहुत सारे ज़्यादातर सांसद ऐसे हैं कि जो अपने घर की महिलाओं को राजनीति से दूर रखते हैं। लेकिन उस वक्त ये माहौल था और उस वक्त बड़ी सख्त आवाज़ उभरी थी। मौलाना असरारुल हक कासमी के एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद नहीं कि उस वक्त क्या था उन्होंने, लेकिन बड़ा सख्त उन्होंने स्टैंड लिया था। उनका कहने का लबोलवाब ये था कि साहब महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और उनका क्या काम है, घर में बैठ के काम करेंगे, घर की जीनत है, घर संभालें। सेम बात योगी आदित्यनाथ ने कुछ दूसरे शब्दों में कही थी कि भाई ये हो रहा है, और उन्होंने इस बात पर सख्त आपत्ति जताई थी कि भाई हमारी पार्टी इसका समर्थन क्यों कर रही है। ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि कांग्रेस का पाप अपने सर पे क्यों ले रही है हमारी पार्टी, इस पे पहले पार्टी के अंदर डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद समर्थन का फैसला करना चाहिए। तो बड़ी हैरानी की बात थी कि, और ये दोनों लोग जो थे, असरारुल हक कासमी मौलाना है, योगी आदित्यनाथ मंदिर के मठ के एक मेन पुजारी हैं, महंत हैं, और 5 बार वहाँ के सांसद थे। तो ये तो हैरान करने वाली बात थी। और बाद में हमें इस पर पहुँचा कि जितने
अपने आप को मज़हब से रिलेट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो, एक मज़हब नहीं, वो मैंने पाया कि बिहेवियरल व्यावहारिक रूप से सर्वसम्मति से पास हो गया था ये। बिल लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ था वो बिल, और इस बिल में कोई ज़्यादा फ़र्क तो उसके अंदर है नहीं, वही प्रोविज़न्स हैं। सिर्फ सरकार ने, हमें तो जानकारी ये थी कि भाई एक बिल अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो वो लैप्स नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, और इस बिल को बाद में लोकसभा में लाके उसे कभी भी पास कराया जा सकता है। लेकिन जब सरकार की तरफ से बिल पेश हुआ तो अर्जुन राम मेघवाल, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो एक पारी की बात बताई, बोले कि 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था, और पास होने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने लोकसभा सचिवालय को ये बिल भेजा था, तो लोकसभा में आते ही ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गया, और जब लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हुआ तो ये बिल ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया। तो ये एक नई बात थी, उस दिन हमने सुनी। तो अब चूँकि इतनी बारीकी की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर एक मंत्री ये बात कह रहा है और उसका किसी ने विरोध नहीं किया या विरोध दर्ज नहीं हुआ तो ये बात सही होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि तब राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में सरकार नहीं करा पाई थी, अब ये मैटर नहीं करती है। बात यह है कि एक 27 साल के सफ़र के बाद इस देश में आधी आबादी को 1/3 हिस्सा देने पे संसद की रजामंदी हुई है, लेकिन वो भी अब से नहीं है, वो 2029 से होगी। 29 में भी होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा कि 2029 से होगा। उसमें ये लिखा है कि जब नए सेंसस होगा, नए सेंसस के आधार पे लोकसभा का डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के बाद इसे लागू करेंगे। तो हो सकता है डिलिमिटेशन 2029 तक हो ही ना, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन लोग 2029 तक होना होता तो अब तक डिलिमिटेशन कमीशन बन गया होता। और अभी हमारे पास जो आबादी के आंकड़े हैं वो 2011 के हैं, 2021 में सेंसस हुआ नहीं है, अभी सरकार करा नहीं रही है, 3 साल निकल गए हैं। और अगर आज भी सेंसस की प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें 3 साल लगेंगे, यानी 26 से उसके डेटा आएंगे। तो 26 के बाद अगर आप डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे तो देश भर की 545 लोकसभा को करीब 400-800 लोकसभा में तब्दील करना, उसके बाद विधानसभा को करना, कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे डिलिमिटेशन कमीशन को तय करने में। तो ये कब शुरू होगा, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। किसी व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो सवाल, मतलब मैं इसको बेमानी सवाल मानता हूँ। सवाल ये है कि जब हम मानते हैं कि भाई महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए और राजनीति में उनकी नुमाइंदगी कम हो रही है, जितनी आबादी है उतनी नहीं हो पा रही है, उसके लिए रिजर्वेशन लाया गया है। मैं तो मानता हूँ कि मायावती ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है ये बात कह के कि भाई आधी आबादी को आप 50% आरक्षण आप क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि कई राज्यों में नगर पालिका में, विधान परिषद में, जिला 50% रिजर्वेशन है। दिल्ली का जो नगर निगम है वहाँ पर 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। तो ये बात उनको मायावती ने कही है और कायदे में आ गई है। क्या इनको अपनी सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं? नहीं, तो सीट तो इनकी है नहीं, ना इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ना इनकी दादेलाही जायदाद है, ना इन्होंने कमाई है। सीट तो एक जनता सीट के अंदर रहती है, वो जनता जिसको चाहती है उसका अपना प्रतिनिधि चुनती है। आज कोई एमपी है, मान लीजिए उसका हार्ट अटैक से निधन हो जाए तो क्या कोई एमपी नहीं चुना जाएगा? जनता चुनेगी जो मौजूद होंगे अवेल। तो ये जो मानसिकता है कि भाई ये मेरी सीट है, मेरी सीट नहीं होती है। सीट के प्रतिनिधि सांसद होते हैं या सीट के प्रतिनिधि विधायक होते हैं। इन विधायकों की या सांसदों की कोई सीट नहीं होती है। अब एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो 4 राज्यों में 5 अलग अलग लोकसभा सीटों से जीते, तो उनकी कौन सी सीट आप कहेंगे? आखिर में सिर्फ लोग लखनऊ से लड़ते रहे हो। छोड़ देंगे योगी आदित्यनाथ? नहीं, गोरख अभी तो योगी आदित्यनाथ फिर वहाँ पर सांसद नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री हैं। तो महिला के लिए रिजर्व हो जाएगी तो छोड़नी पड़ेगी।